धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी। साथियों, दिवाली का समय आ रहा है और उसकी शुभकामनाएं मैं जो सबके साथ साझा करना चाहता हूं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने इस वक्त मैं रखना चाहता हूं। हम लोगों ने पेंडेमिक और यूरोप में वॉर को देखा। ऑल these both events have pushed the economic issues to the central stage, not only in India but globally. कोविड की महामारी और यूरोप में लड़ाई ने आर्थिक मुद्दों को वैश्विक पटल पर केंद्र में ला दिया है। हम देखते हैं कि एक के बाद एक देश इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कुछ देश तो बिल्कुल दिवालिया हो गए हैं और कुछ उसके कगार पे हैं। सॉवरिन डिफॉल्ट तक कुछ देशों के साथ हो रही है। कई देश हमारे आसपास हैं जिनकी हालत काफ़ी बुरी है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत विश्व में सबसे तेज गति से आर्थिक विकास के प्रगति रास्ते पर है। आज हमारी जीडीपी विश्व में 5वें स्थान पे पहुंच गई है और बहुत जल्दी ही आने वाले समय में विश्व आर्थिक की जो पैरामीटर्स है उसमें 3रे स्थान पर पहुंचने के कगार पे है। यह सब कुछ कारण है जो इन सारी स्थिति को हमारे सामने रखते हैं। मैं कुछ विषय आपके सामने उनके अंदर रखना चाहता हूं। जो पैरामीटर्स हैं जो आर्थिक हमारी स्थिति को नापते हैं, उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम देखते हैं तो पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में एक्सपेंशनरी मोड पे है। सर्विसेज में सितंबर का अगर हम पीएमआई इंडेक्स देखें तो 54.3 है। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीएमआई इंडेक्स जो है वो 55.1 है। दोनों एक्सपेंशनरी मोड को दर्शाते हैं। बैंक क्रेडिट ग्रोथ ये दूसरा महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो आर्थिक स्थिति को हमारे सामने लेके आता है। ईयर ऑन ईयर अगस्त की फिगर है मेरे पास, वो 15.5% ग्रोथ हमारे सामने क्रेडिट की रही है। यह पिछले 9 साल में सबसे अधिक ग्रोथ की फिगर है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पीएसयू का कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो पूरी इकोनॉमी को प्रोपेल करता है, उसमें डिमांड क्रिएट करता है और बहुत मैन्युफैक्चरिंग और उसको कैटलाइज करता है। यह दोनों चीज़ें काफ़ी पिछले साल पेंडेमिक के बाद से तेज़ी से अपने बढ़ते हुए स्थिति में है। कॉरपोरेट अर्निंग्स जो प्राइवेट सेक्टर्स के और पीएसयूज़ की कॉरपोरेट अर्निंग्स है वह भी अराउंड 8 to 9% की ग्रोथ पे इस वक्त है। बैंकिंग सेक्टर जो पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, वेल कैपिटलाइज्ड है, स्ट्रॉन्ग है। अभी 2 दिन पहले डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो कि अर्थव्यवस्था की स्थिति को हमारे सामने लेके आते हैं, वह 24% की ग्रोथ हम देखते हैं पेंडेमिक के बाद। और जीएसटी कलेक्शन जो 1.4 लाख करोड़ से मंथली क्रॉस करके अच्छी स्थिति पे स्टेबलाइज हो गया है। 1.47 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हमारे सामने है। यह सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव होने के साथ अगर अभी पीछे कल परसों में रिकवरी ट्रैकर्स हम देखें जो इकोनॉमी की रिकवरी को मैप करते हैं, एयर ट्रैफिक ग्रोथ हायर है, रिक्रिएशन और रिटेल विजिट्स राइज पे हैं। कौन वर्किंग ऑफिसेज में जाना, टूरिज्म, इन सब में मूवमेंट जो है वह भी एक रिकवरी को ट्रैक करता है, वह भी राइज में है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो ग्रोथ है वो नवरात्रे के जो सेल को अगर हम देखें तो इट हैज़ ग्रोन बाय 57%। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ व्हीकल रजिस्ट्रेशन का 57% है पोस्ट नवरात्रि। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है ऑल टाइम हाई है। टारगेट से ऊपर मार्च में तो हमने अचीव किया था, वो कंटिन्यूसली
एक्सपोर्ट हमारा राइज कर रहा है, रिकॉर्ड लेवल पे आज एक्सपोर्ट है। डिफेंस सेक्टर में अभी हमने पीछे जो खबर देखी थी कि तेजस जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, 6 कंट्रीज़ ने उसको परचेज किया है, ऑर्डर दिए हैं। और लोकल शहर के ट्रैफिक का मॉनिटर अगर करें तो वह भी तेजी से बढ़ रहा है। तो यह पूरी स्थिति है हमारे सामने। इसके साथ हमें अगर जो देखना है वह है कि इकोनॉमी के जो रिकवरी पाथ के पैरामीटर्स हैं या जो और पैरामीटर्स हैं, उसका जो स्ट्रेंथ है वह क्या कारण से है, क्या हमारी इकोनॉमी उस आने वाले चैलेंजेस को ठीक से झेल पाएगी कि नहीं। तो मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है वह चुनौतियों से नहीं देखी जाती। चुनौतियां तो हर वक्त आर्थिक क्षेत्र में रहती है, हर भारत में भी है, विश्व में पटल पे भी है। हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वह कितने स्ट्रॉन्ग हैं और वह उन चुनौतियों को झेलने के लिए कितने सक्षम हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन चैलेंजेस को अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़, उस चैलेंजेस को, चुनौतियों को टैकल करने के लिए अगर हम देखें तो आज पिछले 8 वर्ष में उसका एक मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में डिसिसिव लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है मोदी जी की। उन्होंने अपने हर निर्णय में देश के हित को प्रायोरिटाइज किया है, पहले उसकी स्थान दिया है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हमारे सामने है तो ग्लोबल प्रेशर था जो क्रूड ऑयल परचेज के लिए। भारत का 80% जो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं। ग्लोबल प्रेशर था कि हम जो वॉर के जो सिचुएशंस है उसमें हम अपने परचेज पॉलिसी को अलाइन करें यूरोप और अमेरिका के प्रेशर के अनुसार। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत के हित को ध्यान में रखते हुए क्रूड ऑयल इंपोर्ट को भारत के हित में स्थान दिया। और उसी का कारण है कि आज हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा पूर्ति उसकी आराम से हो रही है। दूसरा महत्वपूर्ण भारत के हित में जो निर्णय लिया गया वह रुपी ट्रेड को ध्यान में रखते हुए, जो बायलैटरल ट्रेड में जो डॉलर के कारण जो सैंक्शंस और जो रेस्ट्रिक्शंस होती है उसको ओवरकम करते हुए भारत ने कई देशों के साथ ये एग्रीमेंट किया है कि बायलैटरल ट्रेड हम रुपए के अंदर सेटल करें। और यह एक महत्वपूर्ण आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देगा। दूसरा महत्वपूर्ण चुनौतियों को मीट आउट करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वह है, आज अभी हम देखें कि जो नोबेल प्राइज जो डिक्लेयर हुए हैं, जो मिले हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है कि जो बैंकिंग सेक्टर की स्ट्रेंथ थी आने वाली इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग और वीकनेस उसको दर्शाती है। तो उसमें अगर हम आज भारत के बैंकों को देखें, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और वेल कैपिटलाइज्ड हैं। 2014 में जिस तरह से हमारे बैंकिंग सेक्टर की हालत थी, पिछले 8 वर्षों में चाहे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लेके हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन बैंकों को कैपिटल इन्फ्यूज करके स्ट्रॉन्ग कर दिया। आज हमारा बैंकिंग सेक्टर मजबूत स्थिति में कैपिटल को देख के है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरकारी योजनाओं का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वह करप्शन फ्री है। सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जनधन अकाउंट के अंतर्गत जो पूरा सरकारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स का जो लाभार्थियों को पहुंचने की जो स्थिति है वह करप्शन फ्री मैकेनिज्म स्टैब्लिश कर दिया। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, जनधन अकाउंट को, इन सारों को लेते हुए करप्शन फ्री डिलीवरी मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया है कि आज हमारे देश में लगभग सब्सिडी और उसमें बिना कम किए भी हमारे देश की जो जन कल्याणकारी योजनाओं उसमें केंद्र सरकार को पैसा बचा है। काफ़ी नई स्कीम्स भी शुरू की है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने के लिए लीकेज प्रूफ जो टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म है, जिसके कारण
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और जीएसटी के कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है वह है कि इन टैक्स कलेक्शन में लीकेजेस बिल्कुल सरकार ने खत्म कर दिए। और पांचवी बात जो महत्वपूर्ण है वह है पॉलिसी रिफॉर्म्स को लेकर है। बहुत सारी पॉलिसी रिफॉर्म्स हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लेके आ रही है, चाहे वह लॉजिस्टिक पॉलिसी हो, न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के पूरे सिस्टम्स को, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड को, कॉस्ट को कम करने की तरफ महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे एयर, वाटरवेज, रेलवेज, इन सब को कनेक्ट करने का एक मैकेनिज्म किया है। डिजिटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से डिजिटाइज किया जा रहा है। और लास्ट पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है कि डिजिटल इकोनॉमी का बहुत बड़ा पेमेंट सिस्टम में सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, चाहे वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट की बात हो, एपीआई जो हैशटैग है, रुपे कार्ड है, इन सब के अंतर्गत भीम ऐप है। और ये डिजिटल पेनिट्रेशन को सरकार आगे बढ़ावा दे रही है कि ग्लोबल यूरोपियन और अमेरिकन जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उससे भी बेटर डिजिटल पेनिट्रेशन भारत में इस वक्त हम देखते हैं। मैं सितंबर की फिगर आपके सामने देना चाहता हूं कि 678 करोड़ ट्रांजैक्शंस हमारे देश में डिजिटली सितंबर के महीने में हुए और लगभग 11.84 लाख करोड़ का वैल्यू का रुपीस का ट्रांजैक्शंस हुआ। विलेज पंचायत को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है ताकि इंटरनेट पेनिट्रेशन देश के 6,25,000 गांवों को कनेक्ट किया जाए। 5G का इनिशिएटिव भारत में सबसे पहले लिया जा रहा है। तो यह सारी स्थिति है, ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हमारे सामने खड़े हुए हैं। इन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, डिसिसिव लीडरशिप के कारण आज हमारी आर्थिक जो स्थिति है देश की वह मजबूत स्थान पे खड़ी हुई है और वह इंस्टीट्यूशंस आने वाली चुनौतियों को हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। कुछ चैलेंजेस भी सामने आते हैं जिनको हम सरकार जानती है, उसके ऊपर भी सरकार पूरी तरह से ध्यान में रख के काम कर रही है। इन्फ्लेशन को लेके आज 7% का इन्फ्लेशन है जो ग्लोबल लेवल पे इन कंपैरिजन टू इवन यूरोपियन एंड अमेरिकन इन्फ्लेशन रेट काफ़ी उस कंपैरिजन में कम है और आरबीआई उसको फर्दर कम करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी सरकार बहुत काम कर रही है। कुछ मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन सबसे में प्रॉब्लम आती है गरीब तबके के ऊपर, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है इन्फ्लेशन, महंगाई। उसके लिए सरकार ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आई है इफेक्टिवली, चाहे वह पीएम किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत है, पीएम आवास योजना है, मनरेगा में 200 दिन के रोजगार देने की बात है, 90 करोड़ लोगों को फ्री राशन है, फ्री वैक्सीनेशन है। तो महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसके ऊपर भी काफ़ी काम किया है और आरबीआई इसको ध्यान में रख रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार के लिए स्वरोजगार के बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिसको की पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहे हैं। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स में 4 लाख करोड़ का इंसेंटिव सरकार ने घोषणा की है। 65% जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से लेने की बात सरकार ने की है। 200 करोड़ से नीचे के टेंडर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए रिजर्व किए हैं। ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग सब चल रहा है। 10 लाख सरकारी नौकरियों को भरने का सरकार ने अपने आप में इनिशिएटिव और अनाउंसमेंट किया है। तो यह सारे बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और कंक्लूजन में यह मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था को अगर 1947 के बाद हम अब देखें तो 3 फेज में हम डिवाइड करते हैं। 1991 तक की जो स्थिति थी वह कहीं ना कहीं सोशलिज्म जो है वो फेल्ड सोशलिज्म के रूप में देखा जाता है। उसके बाद का एक फेज हुआ
जब एक यूपीए की सरकार में आई जिसमें क्रोनी कैपिटलिज्म, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन क्लास और बिजनेस कम्युनिटी का एक नेक्सस बन के हाई लेवल ऑफ करप्शन की इकोनॉमी को देखा, और उसके कंट्रास्ट में अगर हमारी सरकार की नीतियों को देखें तो इंक्रीज कंपटीशन, ट्रांसपेरेंसी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, इन सब को, चाहे कोल ब्लॉक एलोकेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार ने ध्यान दिया है। तो यह सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस की और पॉलिसीज देखें तो वह कहीं ना कहीं क्रोनी सोशलिस्ट हैं। पब्लिकली मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज के लोगों को एब्यूज़ करना और कर्टन के पीछे बैकग्राउंड में उनके साथ गले मिलने की स्थिति वो करते हैं। उसकी तरफ, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो करप्शन के एंटी करप्शन मूवमेंट पे आए थे, तो आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चाहे इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देखो, जल बोर्ड का प्राइवेटाइजेशन को देख लो, लिकर एक्साइज पॉलिसी को देख लो, एजुकेशन के अंदर भ्रष्टाचार को, बसेस के परचेज को देखें, तो एक तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला वाली राजनीति है, एक तरफ क्रोनी सोशलिज्म के नाम पे जिस तरह का स्थिति है, दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग नेशन को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेते आर्थिक महाशक्ति बनने के कगार पे भारत को ले जाने के लिए प्रतिबद्ध तरीके से काम करें, और सामूहिक संकल्प के साथ जो हम विश्व आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनने की बात भारत के लिए करते हैं, तो वह सामूहिक संकल्प से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होगा। इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह IMF, वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ को आज रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि इंडियाज इकोनॉमी इज द ब्राइट स्पॉट एट द ग्लोबल लेवल। तो यह मैं आप सबके सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। धन्यवाद। किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। मिश्रा जी। जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स ग्लोबल लेवल पर अब बहुत चुनौतियां आ रही हैं, कह रहे हैं कि मंदी आ रही है अमेरिका जैसे बड़े जगहों पर और कई सारे विकसित देशों में, तो आप कितना इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे देखते हैं? 2008 में जब मंदी आई थी तो हमने देखा था कि काफी इम्पैक्ट हुआ था, तो कोरोना के बाद हालांकि हम उबर ही रहे हैं अभी और अर्थव्यवस्था हमारी रफ्तार जरूर पकड़ रही है, लेकिन जब ग्लोबल मंदी की आहट है तो ऐसे में इंडियन इकोनॉमी को कितना रेजिलियंस देखते हैं आप? हम उतना झेल पाएंगे बेहतर तरीके से? देखिए, किसी भी इकोनॉमी की रेजिलियंस डिपेंड करती है वहाँ के इंस्टीट्यूशन। चैलेंजेस अर्थव्यवस्था में हर वक्त होते हैं। अगर अमेरिका में भी चैलेंज है, भारत में भी चैलेंज है, और अलग यूरोपियन कंट्रीज को भी चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस और लीडरशिप कितनी डिटरमिन्ड है, वो अपने देश के हित को कितना सामने रख के काम करती है, वह महत्वपूर्ण है। उसके लिए इंस्टीट्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण है बैंकिंग सेक्टर। वो आज हाईली कैपिटलाइज है, सरकार की जन कल्याणकारी योजना एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, और तीसरा जो लीकेजेस और करप्शन को सिस्टम ने कंट्रोल कर रखा है। यह तीनों चीज़ें मिला के अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाती है, और इसी के कारण वैश्विक पटल पे आज इस बात को मान रहे हैं कि भारत ब्राइट स्पॉट है ग्लोबल इकोनॉमी में। नहीं, देखिए, जन कल्याणकारी योजनाओं का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान यही रहता है कि जो समाज के वल्नरेबल सेक्शन है, समाज का पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसके पास उसकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति की है। और जो मैंने योजनाएं बताई, चाहे 90 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने की बात है, और फिर PM किसान योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इन सब मनरेगा के अंदर जो पंचायत के थ्रू उनको पैसा ट्रांसफ़र करना, तो इन सब योजनाओं के अंतर्गत ही जो इमीडिएट उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और दूसरा यह है कि आर्थिक विकास जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का काम है।
नहीं, जो कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ऐसी बात नहीं है। जो सरकार की योजना है वो इफेक्टिवली काम कर रही है, उसी का सामूहिक जो एनालिसिस है WHO या वर्ल्ड बैंक और IMF भी देखेंगे तो हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने पोस्ट पेंडेमिक सराहा है कि ये मोस्ट इफेक्टिव, ग्लोबल लेवल पे मोस्ट इफेक्टिव, ये वैक्सीनेशन की बात हो या जो निःशुल्क राशन देने की बात हो, उसमें इफेक्टिवनेस आ रही है। देखिए, IBC अपने आप में एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स था जिसने सरकार में पीछे 4 लाख करोड़ का जो NPA UPA की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत 4 लाख जो मैसिव बैड डेट एक्यूमुलेट होगा था NPA, उसमें से 4 लाख करोड़ का रिकवरी IBC के अंतर्गत सरकार कर चुकी है। IBC को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और दूसरा, जो बैंकों को, कई बैंकों तो ऑलरेडी मर्ज कर दिया गया है और बैंकों को हाईली कैपिटलाइज भी किया। आज बैंकिंग सेक्टर इस पोजीशन में है कि वह क्रेडिट ऑफटेक देने के लिए सक्षम है। देखिए, जो रुपए के डेप्रिसिएशन की बात है उसको बेसिकली अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ग्लोबली डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है और इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी इन कंपैरिजन टू डॉलर इज मच लेस। और इसके इम्पैक्ट होते हैं कमोडिटी प्राइजेस के, ऑयल इंपोर्ट के। ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए RBI पीरियोडिकली इंटरवेन करता है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो रेमिटेंसेस हैं बहुत अच्छे, FDI भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। RBI अगर इसको बैलेंस करते हुए इंटरवेंशन करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऑपरेशन, मार्केट ऑपरेशन से इसको चेक कर सकते हैं। बट RBI इज बैलेंसिंग इंपोर्ट कॉस्ट, एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट एंड डॉलर रुपी का इन कंपैरिजन टू ग्लोबल करेंसीज, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इश्यूज को भी ध्यान में रखना होता है। विकास चंद्रा जी। सर, मेरा सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और तमाम क्षेत्रों में प्रगति हुई है, केंद्रीय योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है। लेकिन विपक्ष की तरफ से एक बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है जिस पर बार-बार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो क्या आपकी दृष्टि से ये बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था के बारे में आपने जानकारी दी, इससे कम होगी? देखिए, यह बात बहुत स्पष्ट सामने आ रही है कि यह जो बेरोजगारी या रोजगार का जो चैलेंज है वो आज का नहीं है, जब शुरू से चला आ रहा है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ और डेवलपमेंट ही एक रास्ता है जिससे लॉन्ग टर्म इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, MSME को पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रेंथन करने का कई इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, जिसमें 4 लाख करोड़ का एक के बाद 13 सेक्टर्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिए, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर को देख लें, फिर IT फॉर ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग, इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है। तो जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर MSME सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा, लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लेके आई है और उसके साथ डिफेंस प्रोडक्शन को 65% प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिकली, अपने आप में कितना बड़ा प्रोक्योरमेंट जो सरकार का है, जो कि विदेशों से खरीदा जाता था, उसको भी सरकार ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए रिजर्व कर दिया है। उसके साथ 200 करोड़ के टेंडर्स को भी ग्लोबल कंपनीज को पार्टिसिपेशन रोक दिया। तो इससे MSME सेक्टर में रिकवरी आ रही है। कमोडिटी प्राइसेस उनको एक चैलेंज थे, चुनौती थे, उसको भी सरकार कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप में यह एक सेक्टर है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा और 10 लाख
जो सरकारी नौकरी है उसको मिशन मोड में भरने का सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।